स्वागत है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पर। मैं आप सभी का मेंटोर अर्निम गर्ग। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना कल वाला टेस्ट जो हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का लिया था। ठीक है, उसमें हमने सारे क्वेश्चंस बोर्ड के दिए थे जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर में आ चुके हैं। और इस टेस्ट से ये भी पता चलेगा, जैसे कुछ बच्चों का ये होता है इल्यूजन कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एनसीईआरटी से नहीं आता। तो आज तुम देखना ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही थे। तो चलो डिस्कस करना शुरू करते हैं हम अपना ये क्वेश्चंस। और इसमें डिस्कसिंग में हमें कुछ अच्छे नए फंडास भी देखने को मिलेंगे जो हमें अभी बुक्स में नहीं लिखे हुए थे या एक्सप्लेन नहीं किए गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल का जो टेस्ट का पहला क्वेश्चन था वो था चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब देखो इसे चेक करने को तो हम ऐसे भी कर सकते थे। 6 की पावर 1 रखा 6 की पावर 2 रखा 36, 6 की पावर 3 रखा 216 की लास्ट में हमेशा 6 ही आ रहा है। तो मतलब हम यहाँ से भी समझ सकते थे कि इसके एंड में कभी ज़ीरो नहीं आएगा। लेकिन जब जैसे हमें बोर्ड में करना है या वो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3। 2 × 3 की पावर n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होता है कि अगर a × b की पावर n है तो हम इस चीज़ को a की पावर n × b की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे क्या लिख लिया, 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब हमें पता है कि जो 6 की पावर n है उसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3, क्योंकि हमें पता है 2 भी प्राइम होता है और 3 भी प्राइम होता है, और यही दोनों इसके फैक्टर हैं। तो सिर्फ 2 और 3 एज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती थी कि आपका कोई भी कंपोजिट नंबर है, अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमेशा कैसा होता है, यूनिक। तो यहाँ पे भी देखो, ऑल्सो वी नो डेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर। और हमारे पास अभी फिलहाल कौन सा कंपोजिट नंबर है, 6। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो भी कैसा होगा, यूनिक। और इसी यूनिकनेस की वजह से हमने यहाँ पे ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का रेफरेंस लिया है। अब देखो, हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, किसी भी नंबर के एंड में 0 सिर्फ तभी आता है अगर उसके फैक्टर 2 और 5 दोनों इंक्लूड होंगे। आप ये चीज़ कैसे भी देख भी सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन से ही 10 बनता है और यही हमें 0 प्रोवाइड करता है। अगर 2 और 5 में से एक हो और एक ना हो तब भी हमारा कभी भी 0 नहीं आएगा। तो याद रखना, किसी भी नंबर के एंड में 0 लाने के लिए हमें 2 और 5 हमेशा चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है, तो अब देखो, वी नो फॉर अ नंबर टू एंड विद डिजिट 0 द प्राइम फैक्टराइजेशन शुड कंसिस्ट ऑफ फैक्टर 2 एंड 5। लेकिन हमारा 6 में तो है ही नहीं 5। हमारे 6 में कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन थे, 6 में है हमारे 2 × 3। तो हमारे पास यहाँ पे 5 ना होने की वजह से हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो ये चीज थी। तो अब अगर आपको ये बोर्ड में लिखना हो तो बोर्ड में आपको ये थोड़ा इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। और हमारा आंसर हमेशा मार्क्स पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि मार्क्स अगर कम नंबर का है तो हम उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन तो थोड़ा लॉन्ग करके लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, प्रूव डेट √5 इज रेशनल। प्रूव √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि √5 जो हमारा है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हमें पता है जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और जब हम उन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे मान लिया √5 हमारा किसके इक्वल है, A/B के। और जैसे यहाँ P और Q दोनों एक दूसरे के वो होते हैं को प्राइम, ऐसे ही A एंड B भी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो क्या आएगा, √5b = a। जब हमने अब स्क्वायर किया दोनों साइड का तो ये आ गया 5b² = a²। अब देखो यहाँ पे जब ये आया 5b² = a², तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर b² हमें निकालना हो खाली तो ये होगा a²/5। मतलब a² को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा 5। तो हमने लिखा देयरफॉर 5 डिवाइड्स a²। देयरफॉर 5 डिवाइड्स a²। अब अगर हमने एक थ्योरम 1.3 में पढ़ा था कि कोई प्राइम नंबर p अगर किसी a² को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर p a को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए जो ये 5 है ये a को भी डिवाइड करेगा। अब देखो, ये मतलब a/5 भी होगा कुछ। अब देखो, इससे हमें पता चल रहा है जब हम a/5 करेंगे तो कुछ कोशेंट आएगा हमारे पास, उसको मान लेते हैं हम c, क्योंकि वो हमें पता नहीं क्या आएगा लेकिन हमने मान लिया c। तो हमने लिखा a = 5c फॉर सम इंटीजर c। फिर से हमने स्क्वायर किया तो क्या आया, a² = 25c²। अब हमारे पास ऊपर क्या आई थी a² की वैल्यू 5b², तो हम ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 5b² = 25c²। और जब 5 से 25 गए तो b² = 5c²।
ठीक है, अब हमारा वापस से कि बी स्क्वायर इजिकल टू 5c² है, तो हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते थे कि c² इजिकल टू b² अपॉन 5। तो c² कब आएगा? जब b² को कंप्लीटली डिवाइड करेगा 5। तो हमने लिखा 5 डिवाइड्स b² और देन 5 डिवाइड्स b बाई थ्योरम 1.3। अब देखो, जब 5 b को भी डिवाइड कर रहा है और अभी हमने ऊपर देखा कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, तो इस वजह से जो 5 होगा वो दोनों में कॉमन हो गया, a में भी और b में भी। लेकिन हमने ऊपर क्या माना था कि जो a और b हैं वो हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, तो देयरफॉर a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर एंड इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। तो इसी वजह से हैंस √5 इज इरेशनल। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 6/15। अब हमें 6/15 में क्या बताना था कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, मतलब सिर्फ क्यू को देख के बतानी थी हमें ये चीज़। अब देखो, एक चीज़ तो ये है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट क्यू देख लें कि क्यू हमारा 15 है, तो क्या हो गया ये 5 × 3, और इस वजह से इसमें 2 तो है नहीं, और हमने कहा है टर्मिनेट होने के लिए क्या होना पड़ता है, 2 और 5 होने पड़ते हैं, और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसमें तो 3 आ गया, तो इस हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। और यही चीज़ किसने की है, कैलाश ने कल टेस्ट में यही चीज़ की है, जो गलत है। तो अब देखो, क्योंकि ये इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है क्योंकि अगर तुम 6 के भी फैक्टर करोगे, p/q पहले उसमें होनी चाहिए ना, कोप्राइम के फॉर्म में। अभी ये कोप्राइम नहीं है, तो पहले ना हम कोप्राइम बनाएंगे। कोप्राइम कैसे बनेगा, 6 को लिखेंगे 2 × 3, 15 को लिखेंगे 5 × 3। अब 3 से 3 कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या आया, 2/5। तो अब देखो, अब ये दोनों कोप्राइम है एक दूसरे के। अब ये कोप्राइम है, तो अब देखो क्यू कितना है, क्यू कितना है, सिर्फ 5। तो 5 अकेला 5 होने से क्या हो गया, ये हमारा 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्मेट का हो गया, इसलिए नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो ये चीज ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में हम इस नंबर को कोप्राइम बनाएंगे, बिना कोप्राइम बनाए सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखो बिना कोप्राइम सोल्व करने से हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था, और जब हमने कोप्राइम बना लिया तो हमारा ये कैसा आया, टर्मिनेटिंग। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कि 3 की पावर 13 माइनस 3 की पावर 10 इज डिविजिबल बाई किससे होगा, और ये ऑप्शंस थे इसमें 4, तो हम बिना ऑप्शंस के ट्राई करते हैं। तो देखो, इसमें 3 की पावर 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि हमें पता है एक चीज़ कि अगर a की पावर n इंटू a की पावर m है, तो हम इस चीज़ को लिखते हैं a की पावर n प्लस m। तो ये ऐसे लिख दिया हमने वापस से, माइनस 3 की पावर 10। तो अब हमने इसमें से 3 की पावर 10 को ले लिया कॉमन, 3 की पावर 10 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 3 की पावर 3 माइनस 1, और ये आया 3 की पावर 10 27 माइनस 1, और यहाँ से क्या आया 3 की पावर 10 इंटू 26, और 26 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 की पावर 10 इंटू 2 इंटू 13। तो हमारे पास 3 नंबर कौन कौन से हैं जो इसको डिवाइड करेंगे, 2, 3 और 13। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2, 3, 13 हमारा आंसर होगा। अब देखो, जो हमारा 5th क्वेश्चन था वो था कि HCF ऑफ 65 और 117 इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमें n की वैल्यू बतानी थी। तो सबसे पहले हमें HCF पता तो होना चाहिए ना, इन दोनों का HCF क्या आएगा। तो हम HCF फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या आएगा, 65 इज इक्वल टू 5 × 13 और 117 इज इक्वल टू 9 × 13। अब HCF क्या होता है वो मैंने बता रखा कि HCF में हम जो कॉमन नंबर होगा उसकी भी हम सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। कॉमन क्या है 13, और इसकी तो दोनों में पावर कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 13। अब HCF आ गया 13, और क्वेश्चन में कहा कि इस 13 को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इस फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, 13 इज इक्वल टू 65 की पावर n माइनस 117, और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा 65n इज इक्वल टू 130 और n इज इक्वल टू 2 आंसर। ये वैसे मोस्टली बच्चों का सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन कल वाले टेस्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको HCF और LCM की फुल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेबल होते हैं, ये सब चीज़ें। तो देखो, ये तो आप लोग लिख ही लोगे, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये तो सेम बुक वाली डेफिनेशन लिखनी है कि हर कंपोजिट नंबर के यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, वो लिखना है। अब देखो, सबसे पहले हम HCF और LCM चेक करते हैं। HCF क्या होता है, HCF को हम बस इतना बोलते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम HCF को कैसे सिलेक्ट करते हैं, HCF को सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारा कॉमन नंबर है दोनों में, और उसमें भी जो उनसे में उसकी स्मॉलेस्ट पावर है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, वही हमारा HCF होता है, ठीक है। और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM लीस्ट कॉमन
मल्टीपल मतलब कि उन दोनों नंबर से जो डिवाइड हो जाएगा या उन दोनों नंबर का जो मल्टीपल है और सबसे छोटे वाला वो चीज़ लेते हैं। अब देखो एचसीएफ हमेशा या तो नंबर से छोटा होता है या नंबर के इक्वल होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा, और वो भी इक्वल तब होगा अगर हमारे नंबर दोनों इक्वल हो। नॉर्मली बना ये एचसीएफ हमेशा छोटा होता है और एलसीएम हमेशा नंबर से कैसा होता है, बड़ा। अब ना हम इसे थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, एक एग्जांपल मान लेते हैं। एग्जांपल लिया, एक नंबर हमारे पास 24 है और दूसरा 40 है। अब हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ क्या होगा फाइंड आउट करते हैं। तो 24 इज इक्वल टू 8 इंटू थ्री और 40 इज इक्वल टू 8 × 5। तो एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ होगा हमारा 8, क्योंकि कॉमन क्या है सिर्फ 8 और पावर कितनी है, में स्मॉलेस्ट 1 दोनों में 1 है। तो ये अब देखो एच सी एफ 24 से भी छोटा है और 40 से भी छोटा है, ये बिल्कुल सही 8 है हमारा। ठीक है, अब अगर हमें सी गई एलसीएम फाइंड करना होता तो एलसीएम क्या होगा, कॉमन नंबर एक बार लिख लिया 8, हाईएस्ट पावर ले ली 1 ही, अब बचे हुए रेस्ट नंबर्स एज इट इज मल्टीप्लाई 8 × 3 × 5 और ये क्या आया 120। अब यहाँ पे तुम चेक करो 8 क्या था हमारा एच सी एफ, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एच सी एफ इंटू रेस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। यही चीज तो आई यहां से, क्योंकि 8 तो हमारा एच सी एफ था तो वो हमने लिख दिया एच सी एफ इंटू रेस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट है रेस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स का, रेस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर का, वो कैसा होना चाहिए, कैसा आएगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो ये चीज होगी ना, तो जो हमारा प्रोडक्ट है रेस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर वो कैसा है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ है। तो ये बिल्कुल सही है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ से आ जाना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ यहाँ अपॉन में चला जाएगा इसके, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ। अब देखो एलसीएम अपॉन जब एचसीएफ करेंगे और प्रोडक्ट कैसा आएगा हमारा प्राइम नंबर्स का, हमेशा इंटीजर। तो मतलब जो ये वैल्यू आएगी डिवाइड करके वो कैसी वैल्यू आनी चाहिए, इंटीजर। अब अगर वो इंटीजर आई है तब तो ये पॉसिबल है कि ये दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ हो सकते हैं, अगर वो इंटीजर नहीं है तो ये पॉसिबल केस है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझनी है पहले तो, कि अगर हमें कहीं पे भी एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है तो हमें एलसीएम को डिवाइड करके देखेंगे एचसीएफ से, अगर वो इंटीजर आ रहा है तो पॉसिबल है, वरना वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब आगे की चीज इसमें समझो। अभी देखो यहाँ पे जो 24 के जो फैक्टर्स थे वो क्या था, 8 × 3 और 40 के फैक्टर्स क्या थे, 8 × 5 और हमारा एचसीएफ क्या था 8। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू 3 और 40 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू 5। अब देखो एचसीएफ तो दोनों में कॉमन है और 3 और 5 कैसे नंबर है एक दूसरे के, को प्राइम। 3 और 5 तो को प्राइम नंबर है ना, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है 3 और 5 में, है ना। और एचसीएफ दोनों का सेम है ही हमारा 8। तो अब हम इस चीज को ही ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम। ये चीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ये दोनों को प्राइम है और ये एचसीएफ है ही दोनों में कॉमन। ठीक है, अब हम ना इसको ही उल्टा लेके चलते हैं, फिर तुम्हें ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एचसीएफ एलसीएम का क्या फंडा होता है। अब हम देखो इसको उल्टा लेके चलते हैं। अब हम मान लेते हैं कोई हमारे पास दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ तो है 8 और एलसीएम हमें दे रखा है 120। अब कहा गया है हमें कि फाइंड आउट करो वो दो नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, वो कैसे, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। तो ये क्या आया 15, तो हाँ पॉसिबल है। अब कैसे नंबर फाइंड करेंगे, देखो मैंने वहाँ पे अभी तुम्हें लिखाया था, जब हम समझ रहे थे कि 24 इज इक्वल टू हम लिख सकते थे ना एचसीएफ इंटू समथिंग जो भी था, और 40 इज इक्वल टू भी एचसीएफ इंटू 5। तो मतलब क्या था, जो हमारा नंबर ए था तो हम मान सकते हैं एक नंबर मान लिया हमने ए, एक मान लिया हमने बी, तो ए इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एक्स और बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू वाई। तो ये मान लिया हमने। अब देखो जब हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, या हम इन दोनों में से एचसीएफ को तो कॉमन ले लेंगे एचसीएफ। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x और y, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए हमारा, एलसीएम 120 के। यही तो अभी तो हम करते आ रहे हैं पीछे, ये सही है बिल्कुल। तो अब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ था हमारा 8 जो हमें गिवन है, तो xy क्या आया 15। और अभी मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था, ये देखो कि जो मैंने बताया था कि जो हमारा एचसीएफ इंटू जो यहाँ पे होता है ये क्या होता है, को प्राइम नंबर्स।
ठीक है, क्योंकि ये देखो दोनों को प्राइम थे, तो मतलब जो हमारा एक्स और वाई होंगे वो कैसे नंबर होंगे, को प्राइम। तो 15 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि जिससे उनका प्रोडक्ट तो आए 15, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के कैसे हो, को प्राइम। तो 15 के क्या फैक्टर होते हैं, 3 इंटू 5। तो अब इसमें से चाहे x को 3 ले लो या 5 ले लो, मतलब अगर x 3 होगा तो y कितना होगा 5, और अगर x 5 होगा तो y कितना होगा 3। तो अब हमारे पास जो दो नंबर आए वो क्या होंगे, 24 और 40। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो देखना कितना इजी हो जाएगा। अब हमें अपने क्वेश्चंस में क्या दे रखा था, हमें दो नंबर दे रखे थे कि HCF हमारा 24 है और LCM हमारा 50 है और 540 है, और अब हमें बताना था ये पॉसिबल है या नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले LCM को डिवाइड करेंगे HCF से कि ये सेम आ रहा है या नहीं, इंटीजर आ रहा है या नहीं। तो रखा 540 अपॉन 24, तो ये हमारा क्या आएगा, ये आया 45 अपॉन 2। तो ये नॉट इक्वल टू इंटीजर। जब हमारा ये इंटीजर के इक्वल ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नॉट पॉसिबल है। अब हम इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे वो मैं दिखा देता हूं कि हमें स्टेटमेंट कैसे लिखनी चाहिए थी। सिंस LCM इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF, hence two numbers cannot have HCF and LCM as 24 and 540 respectively। अब देखो जो ये क्वेश्चन था ना ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो HCF LCM का फंडा है वो एनसीईआरटी में है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन बाहर से आया है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। जो बोर्ड का पेपर होता है वो फुली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो कंसेप्ट एनसीईआरटी का ही था, बस थोड़ी डिजिट्स ऊपर नीचे कर दिया, थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया था। ये हमारे कल वाले टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। इसमें था कि दो नंबर हैं 70 और 125, जिनको डिवाइड करने पे किसी नंबर से 5 और 8 रिमाइंडर बचा है। ठीक है, तो अब देखो हमने मान लिया कि वो लार्जेस्ट नंबर x है जिससे इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचा, 5 और 8। तो क्या होगा, 70 इज इक्वल टू एक्स, ये डिविडेंड है ये डिवाइजर है, तो 70 इज इक्वल टू एक्स इंटू Q1 कोशेंट प्लस 5। तो x इंटू Q1 क्या आ गया 65। ऐसे ही 125 इज इक्वल टू दिस, ऐसे ही हमारा 125 इज इक्वल टू एक्स प्लस Q2, एक्स इंटू Q2 प्लस 8 आ गया, तो 8 इधर माइनस हो गया, तो 117 इज इक्वल टू एक्स इंटू Q2। तो अब हमारे पास दो नंबर आ गए 65 और 117। अब देखो इसमें और इसमें x क्या है हमारा, कॉमन है। तो ये कॉमन कैसे निकलेगा, HCF से। तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, HCF क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 13, 13 इंटू 9। तो x कितना होगा यहाँ पे कॉमन 13, तो HCF आया 13। ठीक है, HCF क्या है हमारा 13। तो यही हमारा हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर होगा 13, जिससे हमारा 70 और 125 को डिवाइड करने पे 5 और 8 रिमाइंडर बचेगा। और अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट्स है तो वो टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।